नमस्ते। आज का पाठ है डायरी के पन्ने और मैं अल्पना वर्मा यहाँ इसे सरल शब्दों में प्रस्तुत कर रही हूँ। पाठ के बाद हम कुछ प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। एन ने अपने पहले पत्र जो 8 जुलाई 1942 को लिखा था, बुधवार था उस दिन, उसमें अपनी डायरी को संबोधित करते हुए उसने कहा कि किटी, रविवार के बाद से ही हमारे जीवन में उथल पुथल हो गई। और साथ ही उसने यह भी लिखा कि रविवार के बाद से ऐसे लग रहा है कि बरसों बीत गए हैं, अर्थात उनका एक एक पल उस जगह जहां वे रह रहे हैं वहां काटना मुश्किल हो रहा था। उन्हें एक ऐसी सूचना मिली थी जिसके बाद से उस घर में भय का माहौल था और एक एक दिन बहुत भारी मालूम हो रहा था। ऐसा लगता था कि डच सैनिक कभी भी आकर मार्गोट को ले जा सकते हैं। रविवार को हुआ क्या था? रविवार को दोपहर 3 बजे एक नोटिस आया था ASS से और यह बुलावे का नोटिस था। जब उसे खोलकर पढ़ा गया तब यह पता चला कि यह उसकी बहन जो कि 16 साल की थी, मार्गोट, उसके लिए बुलावा था। इस खबर को सुनकर वे सभी सहम गए, क्योंकि यातना शिविर में किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, क्या व्यवहार किया जाता है यहूदियों के साथ, ये सब जानते थे। और पहले उनका प्लान था कि अज्ञातवास में 16 जुलाई को शिफ्ट होना है, लेकिन अब उन्होंने वहां से जल्द निकलने की सोची और सभी ने अपना अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। इन सभी में 7 लोग थे, मार्गोट, एन के माता पिता और मिस्टर वॉन्डन जो बिजनेस पार्टनर थे उसके पिता के, और उनकी मिसेस और उनका बेटा पीटर। ये 7 लोग शुरुआत में थे और मिस्टर डसेल बाद में जुड़ गए थे। तो अज्ञातवास कहाँ था, किधर था, कैसा था, इस बारे में एन को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता था। उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि जितना ज़्यादा सामान हो सके, जितना ले जा सको ले जाओ। तो उन्होंने अपने कपड़े जितने पहन सकते थे वो पहन लिए, जो जो ज़रूरी सामान जिसको लगा वो अपने साथ पैक करके उसने रख लिया। एन ने बताया कि उनका एक किराएदार था, मिस्टर गोल्ड स्मिथ, और उसके लिए उन्होंने एक नोट छोड़ा और उस नोट में लिखा था कि उनकी जो बिल्ली जिसे वे पीछे छोड़े जा रहे थे मूर्त से, उसे पड़ोसियों के यहाँ दे दें। यह रात एन की अपने घर में आखिरी रात थी। 9 जुलाई सुबह उन्हें अज्ञातवास के लिए निकलना था। 9 जुलाई को लिखे हुए अपने पत्र में उसने लिखा कि सुबह सुबह ही वे सभी अपने सामान के साथ नई जगह यानी छुपने की जगह की ओर चल पड़े और उन सब ने पीले रंग का सितारा, पीला सितारा लगाया हुआ था और पीला सितारा हिटलर के शासन में यहूदियों की पहचान के लिए उन्हें लगाना पड़ता था। इमारत के पास पहुंचकर एन ने जाना कि छुपने की जगह उसके पिताजी के ऑफिस के इमारत में ही है और उसके पिताजी के ऑफिस में ज़्यादा लोग काम नहीं करते थे। मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मिएब और एक टाइपिस्ट, वेब बॉयस्क्विल थी और सबको उनके आने की खबर थी। तो जो गोदाम में काम करते थे उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। एन के इस पत्र में उसने इमारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी कि कहाँ कौन से कमरे हैं, कहाँ क्या काम होता है, ऑफिस की बिल्डिंग में स्टोर रूम कहाँ है और गोदाम कहाँ है। और फिर उसने अपनी छुपने की जगह के बारे में बताया कि यह एक ऐसे दरवाजे के पीछे थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस दरवाजे के पीछे इतने कमरे हो सकते हैं। इस गुप्त एनेक्सी में मिस्टर वॉन्डन का परिवार और मिस्टर फ्रैंक का परिवार रहने वाला था और एन और मार्गोट को एक छोटा कमरा दिया गया था। इस तरह से उसने इस पत्र में पूरी इमारत की सैर करवा दी और इसे अपना नया गरीब खाना कहा। शुक्रवार 10 जुलाई को उसने तीसरा खत लिखा। इस पत्र में उसने बताया कि किस तरह से उन सब ने मिलकर घर की सफाई की और अपना सामान वहाँ पर लगाया। और अब शनिवार 28 नवंबर 1942 को जो उसका अगला खत है उसमें वह बता रही है कि वे बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनका राशन भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है और ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है तो शायद हो सकता है बिजली कट भी जाए, हो सकता है 15 एक दिन के लिए बिजली भी ना आए।
इस बारे में पूरी चिंताएं उसने इस खत में बताई हैं और साथ ही साथ अपने पड़ोस के बारे में भी बताया है। एन को दिन के समय खिड़की से पर्दे हटाने की मनाही थी और रात को भी बिना रोशनी के ही पर्दे हटा के बाहर देख सकती थी। तो ऐसे में वह दूरबीन लगाकर जिन घरों में रोशनी है उनमें झांका करती थी और पड़ोस के बारे में वह बताती है कि एक पड़ोसी परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, कोई दंत चिकित्सक अपना काम कर रहे थे। इस तरह से वे बातें बताती है। उसने मिस्टर डेसेल के बारे में बताया जो उनके साथ आकर रहने लगे थे। वे 8वें व्यक्ति थे जो अज्ञातवास में साथ थे और अब मार्गोट की जगह उनको दे दी गई थी। तो एन के कमरे में ही वे रहते थे और उसको अपनी बातें सुना सुना के बोर करते थे और साथ ही उसने बताया कि वे एक चुगलखोर भी हैं। इसी पत्र में वह कहती है कि हर तरफ से जब दुत्कारा जाए, फटकारा जाए तो झेलना आसान काम नहीं होता। यह कहकर वह अपने मन की बात यहाँ डायरी से कह रही है क्योंकि उसे इस तरह से बार बार उसकी बुराइयाँ, उसकी कमियाँ बताया जाना अच्छा नहीं लगता था। वह एक भावुक लड़की थी। और साथ ही साथ उसने यह भी लिखा इसी पत्र में कि जब वह अपने बिस्तर पर होती है तब अपने सारे पापों के बारे में सोचती है, कमियों के बारे में सोचती है और वह खुद अपना आकलन करती है और पाती है कि वे इतनी ज़्यादा हैं कि मैं किस तरह से उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूं समझ नहीं पाती। यह उसकी समझदारी का भी प्रतीक है कि वह अपनी उम्र से अधिक समझदार थी क्योंकि वह कहती है ना उन बातों पर हंस सकती हूँ, ना रो सकती हूँ, अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ। तो इस तरह की बातें उसे अपनी उम्र से अधिक परिपक्व बताती हैं। अगला पत्र उसने शुक्रवार 19 मार्च 1943 को लिखा और उसमें इसने बताया कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। यह खबर फैल रही थी और 1000 गिल्डर के नोट को इलीगल यानी अवैध मुद्रा घोषित किया गया था। इसी पत्र में उसने हिटलर की घायल सैनिकों से बातचीत जो उसने रेडियो पर सुनी उसके बारे में भी लिखा है। यहाँ उसने लिखा कि यह कार्यक्रम जैसे कि कठपुतलियों का खेल था। इस तरह से उसने इस कार्यक्रम को सुना। कठपुतलियां दूसरे के इशारों पर नाचती हैं और यहाँ पर घायल सैनिक जो भी बातें कह रहे थे वह पहले से सिखाई हुई बातें लग रही थी या किसी और के इशारे पर कही गई बातें लग रही थी, ऐसा उसका आशय था। अब उसके बाद उसने जो बात कही कि डसेल साहब का साबुन नीचे गिर गया और उसके पांव से वह साबुन कहीं और चला गया। अब वह पूरा साबुन गायब हो गया। ऐसे मुश्किल समय में, अभावों के समय में, अज्ञातवास में एक छोटी सी चीज का अभाव भी बड़ा अभाव होता है। यह इस बात से हमें पता चलता है। अगला खत उसने 23 जनवरी 1944 को लिखा शुक्रवार को और उसने अपनी रुचियों के बारे में यहाँ बताया कि उसे किस प्रकार परिवार के वंश वृक्षों, राजसी परिवारों की वंशावली आदि में खास रुचि है। और साथ ही साथ उसने यह भी बताया कि उसे अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। मिस्टर कुगलर हर सोमवार को उसके लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की एक कॉपी ला के दिया करते थे और घर के लोग तो इसे पैसे की बर्बादी मानते थे। बैब को रविवार को फिल्म देखने जाना होता था तो शनिवार को एन से फिल्म की समीक्षा सुन लिया करती थी। इस बात पर एन की मम्मी उस पर सरकास्टिक कमेंट करती थी, उस पर व्यंग कसती थी। इस चिट्ठी के अंत में एन ने बताया कि वह नए नए हेयर स्टाइल ट्राई करती थी और जब कोई नई केश सज्जा बनाकर निकलती थी तो घर के सारे लोग उस पर उसकी तारीफ करने की बजाय उस पर कटाक्ष करते थे कि तूने उसकी नकल कर ली, उस फिल्म स्टार की नकल कर ली, इस तरह। तो उससे इस किशोरी का मन आहत हो जाता था और वह अपनी केश सज्जा को बिगाड़ देती थी, अपने पुराने हेयर स्टाइल में आ जाती थी। इस घटना से हम देखते हैं कि घर में उसकी परवाह नहीं थी, उसकी उपेक्षा की जाती थी और उसको सराहना नहीं मिलती थी। वह क्रिएटिव थी और यानी रचनात्मक कार्य करती थी, परंतु उसे कोई समझता नहीं था। वह बहुत ही भावुक भी थी। अब हम उसका अगला पत्र लेते हैं जो बुधवार 28 जनवरी 1944 को उसने लिखा और उसने
शुरू में ही यह बात कही कि किट्टी, क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है? गाय इसलिए कि जो वो खाना जो होती है खा लेती है, उसके बाद वो बाकी समय उसकी जुगाली करती रहती है, यानी जो खाया हुआ है उसी को बार बार चबाती रहती है। इस पत्र में हम एन के मन की घुटन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी मनस्थिति को समझ सकते हैं। अज्ञातवास में एक सीमित स्थान में रहते हैं और उन्हीं गिने चुने लोगों के साथ हमें चाहते ना चाहते हुए रहना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो यही जो परिस्थितियां हैं अब उसे परेशान कर रही हैं और वह उकता गई है। अपनी इस उकताहट को वह किसी से कह भी नहीं सकती। और उसने जो यहाँ एक बात लिखी है कि मैं मेज के नीचे कई बार अपने को खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक ना दूँ, यह पंक्ति उसकी मजबूरी दिखाती है। और साथ ही साथ इस पत्र में उसने यह भी बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अज्ञातवास में उनकी मदद कर रहे हैं। अगला खत उसका बुधवार 29 मार्च 1944 का है, जिसमें उसने कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर बोल्केस्टीन की बात बताई है कि उन्होंने लंदन से डच प्रसारण में कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और लेटर्स को, पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और यह खबर आते ही सब ने उसकी डायरी को पढ़ना चाहा, जानना चाहा, लेकिन वह इस बात के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत गंभीरता से डायरी में हर बात को लिखने लगी थी, क्योंकि उसका ऐसा सोचना था कि इसे वह छपवाएगी। और इसने ये जो डायरी थी मिएप के पास रखवाई थी और मिएप ने यह डायरी उसके पिता ऑटो फ्रैंक को दी थी, जो उन्होंने किताब के रूप में बाद में छपवाई थी। इसी पत्र में उसने बताया कि आसपास चोरियां बढ़ गई हैं और इसी चोरियों के डर से डच लोगों ने अंगूठी पहनना भी छोड़ दिया है। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि छोटे छोटे बच्चे भी घरों की खिड़कियां तोड़कर चोरी करने के लिए घरों में घुस जाते हैं, और अगर कोई घर में ना रहे 5 मिनट के लिए भी तो पूरा घर साफ हो जाता है। उसने यह भी बताया कि ब्लैक मार्केट में जूते का नया सोल यानी तला 7.5 गिल्डर का मिलता है, और मोची तो बहुत ही कम मरम्मत का काम कर रहे हैं, और करते भी हैं तो 4-4 महीने इंतजार करना पड़ता है, इस बीच जूता ही गायब हो जाता है। कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, और यही वह कहती है कि बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं, अर्थात अधिकतर डच लोग यहूदियों की मदद कर रहे थे, उनके साथ थे। अगला पत्र 11 अप्रैल 1944 को लिखा गया है, जिसमें उसने बताया कि गुड फ्राइडे के दिन वे मोनोपोली खेल खेलते रहे, शनिवार भी यही खेले, और शनिवार को बहुत तेज़ गोलाबारी हुई, मशीन गनें चल रही थीं, और संडे को यानी रविवार को पीटर उसे मिलने आया। पीटर जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन पीटर उसे एक दोस्त की तरह ही मानता था, और पीटर और उसने मिस्टर डेसल के कुशन ले लिए थे, जिसके कारण उनमें झगड़ा हो गया था। और उसके बाद इसी पत्र में उसने जिक्र किया है एक ऐसी घटना का जब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद पुलिस को उनके अज्ञातवास का पता चल गया है, लेकिन जब घर के पुरुष सदस्यों ने जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि पुलिस नहीं बल्कि सेंधमार थे जो अपने काम में लगे थे, और उसी की आवाज़ें आ रही थी, जिसके कारण ये सब डर गए थे कि पुलिस आई थी, और उन्होंने फिर वहाँ उनको भगा दिया था, सेंधमारों को। अगला पत्र 13 जून 1944 को लिखा गया, जिसमें उसने बताया कि उसका जन्मदिन हो गया और जन्मदिन पर वह 15 साल की हो गई। उसे काफ़ी सारे उपहार मिले, स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक और चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्टें, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वॉन्डॉन परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डेसल की तरफ से बायोमोल्ड और मीठे मटर, मिएप की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई, लिखने के लिए कॉपियाँ, सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की एक किताब, और क्रीम से भरे चीज़ के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का सुंदर गुलदस्ता दिया, और
इसके साथ ही वह बता रही है कि मौसम बहुत ख़राब था, बारिशें हो रही थीं, हवाएं चल रही थीं, समुद्र पर उफान आ रहा था और उसके साथ साथ हमले भी चल रहे थे। उसने बताया कि ऐसे भी डच लोग हैं जो ब्रिटिश को हिकारत की नज़र से देखते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं और बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार कहते हैं, कायर कहते हैं। इसी पत्र में एन ने कहा कि उसके स्वभाव को लोग अक्खड़ कहते हैं, उसे तीसमार खां समझने वाली कहते हैं और उसे घमंडी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं और उसे मूर्ख कहने वाले मिसिस वॉन्डॉन और मिस्टर डसेल हैं। एन भी उन्हें यहाँ मूर्खाधिराज कह रही है क्योंकि एन के अनुसार वे मूर्ख हैं और अपने व्यक्तित्व के बारे में बताती है कि उसके व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे ज़्यादा धिक्कारती हूँ। माँ अगर सलाह देना शुरू करती है तो उसको खुद को डर लगने लगता है कि कहीं एन का पुराना रूप सामने ना आ जाए, जो कहती थी कि मुझे कोई नहीं समझता। एन ने अपने मन की बात यहाँ लिखी है, कहती है, काश कोई होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, और अफसोस जताती है कि ऐसा व्यक्ति उसे आज तक कहीं नहीं मिला। यहाँ वह पीटर के बारे में बताती है कि वह उसके लिए तड़पती है, उसके प्रेम में दीवानी है, परंतु पीटर उसे सिर्फ एक दोस्त मानता है और दोस्त की तरह ही उससे प्यार करता है। वह पीटर के स्वभाव की तारीफ करती है कि वह शांति प्रिय है, सहनशील है, बेहद आत्मीय स्वभाव का व्यक्ति है, परंतु उसकी जो बुरी बात है वह यह है कि वह घुन्ना है, वह अपनी बात जाहिर नहीं करता, उससे उसके मन की बात नहीं कहता। तो यहाँ वह कह रही है कि उसने पीटर के साथ चिंतनशील बरस एनेक्सी में बिताए और अक्सर वे दोनों भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें किया करते थे। और इसी पत्र में उसके मन की अकुलाहट भी देख सकते हैं। वह कहती है कि बहुत समय हो गया वह बाहर नहीं निकली और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही है। नीला आसमान, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, चांदनी, खिलती कलियां, सब कुछ उसे याद आता है। खिड़कियों से छुप छुप के प्रकृति का आनंद लेना मुश्किल है और कहती है कि प्रकृति विनम्रता का उपहार देती है। प्रकृति एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं है। एन ने इसी पत्र में बताया कि मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में उसने पढ़ा था कि युद्ध में एक सैनिक को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी या यंत्रणा होती है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरत को बच्चे को जन्म देते समय होती हैं। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे क्या पुरस्कार मिलता है? बच्चा जनने के बाद उसका शरीर उसका आकर्षण खो देता है और उसे एक तरफ कर दिया जाता है। बच्चे उसे छोड़ देते हैं, उसका सौंदर्य विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति को निरंतरता को बनाए रखे है और वह इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफें झेलती है, तो उसे एक बहादुर सिपाही के बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए, ऐसा एन का कहना है। और ये विचार बताते हैं कि वह कितनी संवेदनशील है, उसमें कितनी सूझबूझ है और कितनी जागरूक है। तो ये बातें उसकी महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करती हैं। पत्र के अंत में उसने यह उम्मीद जगाई है कि अगली सदी आने तक शायद यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी, वे सब औरतें जो एक उफ भी किए बिना, यह लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ सहती हैं। तो इस तरह उसने यह आखिरी पत्र में लिखा था। इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। एन की डायरी उसकी निजी भावात्मक उथल पुथल का दस्तावेज भी है। इस कथन की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी चुका है। एन फ्रैंक एक सामान्य यहूदी परिवार की किशोरी थी। एन अपने परिवार के साथ 2 साल तक अज्ञातवास में रही और उसे वहाँ कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहाँ उसे समझने और सुनने वाला कोई था नहीं, इसलिए वह अपनी सारी बातें, अपने मन की सारी बातें डायरी में लिख लिया करती थी।
अपने सारे व्यक्तिगत अनुभव और मानसिक उथल पुथल को वह डायरी में लिखकर शांत कर लिया करती थी, और इसीलिए इसे ऐतिहासिक दस्तावेज कहना गलत नहीं होगा। यह डायरी उसके दुख सुख का भावात्मक दस्तावेज भी है। उसकी डायरी में यहूदियों के खिलाफ अमानवीय व्यवहार का मार्मिक इतिहास ही नहीं, बल्कि उसके अपने मन की कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग होने का दर्द, प्रकृति के प्रति संवेदना, मानसिक व शारीरिक ज़रूरतें, प्रेम, घृणा, युद्ध से डर आदि इस तरह की कई बातें उसने लिखी थी। अब जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह महिलाओं के बारे में एन फ्रैंक के विचारों से संबंधित होता है। अब वह प्रश्न अलग अलग तरह से पूछा जाता है, लेकिन मेन बात जो एन फ्रैंक ने कही थी महिलाओं के बारे में, उसको ही हम आधार बनाकर उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न महिलाओं के बारे में एन फ्रैंक के विचार वर्तमान जीवन मूल्यों के अनुसार कितने प्रासंगिक हैं, तो इसको आप इसकी विवेचना कीजिए, या इसे समझाइए, या इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं कि पाठ में एन फ्रैंक ने समाज में स्त्रियों की दशा को बहुत ही दयनीय बताया है। उसके अनुसार पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों की शारीरिक अक्षमता का सहारा लेकर उन्हें दबाए रखता है, और वह चाहता है कि स्त्रियां घर तक ही सीमित रहें ताकि वह उन पर हुक्म चला सके। एन के विचारों के अनुरूप स्त्री को समान अधिकार मिलने चाहिए, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए। एन की ये सभी विचार आज के जीवन मूल्यों के अनुसार अत्यधिक प्रासंगिक हैं। कैसे कि वर्तमान में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर के अधिकार और सम्मान मिल गया है। वे पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, और पुरुष वर्ग भी ये समझ गया है कि यदि समाज को आगे ले जाना है, ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो स्त्रियों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न, एन और उसके मित्र पीटर के व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताइए। एन उम्र के विपरीत परिपक्व थी, चिंतन मननशील स्वभाव की थी, वह सहनशील थी, स्त्रियों की शिक्षा और उनके विकास की पक्षधर थी, मानवाधिकारों की हिमायती थी, स्वाध्याय थी और एकांत प्रिय थी। और उसका मित्र पीटर शांतिप्रिय था, सहनशील था, सहज और आत्मीय स्वभाव का था, अंतर्मुखी था, अंधविश्वासों का विरोधी था और सहृदय दोस्त था, दृढ़ निश्चयी था। अंतिम प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इलिया एहरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। उस समय यूरोप में यहूदियों की जनसंख्या लगभग 60 लाख थी। विश्व युद्ध के कारण यहूदी एन जैसा नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर थे। चारों तरफ भूख, गरीबी, बीमारी, शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं, डर आदि अमानवीय समस्याएं भी थीं। वे लगातार अंधेरे कमरों में जीने की कोशिश कर रहे थे, अज्ञातवासों में रह रहे थे। यहूदी समुदाय ही एक ऐसा समुदाय था जो इस युद्ध में सबसे अधिक प्रभावित था। युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था और यह समुदाय नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर था। एन न केवल अपने या अपने परिवार की भावनाओं को इस डायरी के माध्यम से व्यक्त कर रही है, बल्कि उसने 60 लाख यहूदी समुदाय की दुख भरी जिंदगी को इस डायरी में लिखा है। इसलिए इलिया एहरनबुर्ग ने यह टिप्पणी की कि यह 60 लाख लोगों की आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है। यह सर्वमान्य एवं सत्य है। किशोरी एन उन 60 लाख यहूदियों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आशा है मेरा यह प्रयास आपके लिए लाभदायक रहेगा और आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।